नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप ललन टॉप शो देख रहे हैं। आपको दिन भर की, कल से लेकर अब तक की बड़ी खबरों के बारे में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल टीवी न्यूज़ की भाषा से एक शब्द उधार लेकर कहूं तो ब्रेकिंग न्यूज़ है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारत के सीमा के इलाकों पर हमले की कोशिश की है। कई ड्रोन्स और मिसाइल के जरिए हमलों की कोशिश की है। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 मुस्तैदी से इस हमले का जवाब दे रहा है। किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। तमाम मिसाइलों और ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया जा रहा है। लेकिन और बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान का जो सबसे प्रीमियम फाइटर जेट है F-16, जो उन्होंने अमेरिका से खरीदा था, ऐसे एक F-16 को भी मार के गिरा दिया है भारतीय सैन्य तंत्र ने। इस वक्त की बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, जो भी पाकिस्तान से लगता हुआ इलाका है, यहाँ पर इस वक्त भारी फायरिंग एक्सचेंज चल रहा है मोर्टार और दूसरी चीज़ों से। और इन सब के अलावा हवा में जंग चल रही है। हमारे भी सारे फाइटर प्लेन्स हवा में हैं और मुकाबला कर रहे हैं और मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं पाकिस्तान की इस हरकत को। भारत ने बार बार कहा कि हम डी-एस्केलेशन चाहते हैं, यानी हम जंग नहीं चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हरकत होगी तो उसका जवाब दिया जाएगा। और उसी कड़ी में जब पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स के ज़रिए, लॉइटरिंग एम्यूनिशन के ज़रिए, मिसाइल के ज़रिए हमला करने की कोशिश की जा रही है, तो भारत ऐसी हर एक कोशिश को ध्वस्त कर रहा है। पठानकोट, जम्मू, श्रीनगर समेत कई एयरपोर्ट्स पर हमले की कोशिशों को नाकाम किया गया है। सीमावर्ती ज़्यादातर ज़िलों में इस वक्त ब्लैकआउट है। इमरजेंसी के सायरन बज रहे हैं, जो इस बात का संकेत हैं कि हम एक किस्म के एक्टिव एंगेजमेंट में हैं दुश्मन देश पाकिस्तान के साथ। एक नागरिक के तौर पर आप खबरें सुनिए, सजग रहिए। सोशल मीडिया पर अनवेरीफाइड खबरें जो चल रही हैं उन पर यकीन मत करिए, क्योंकि पाकिस्तान एक वॉर प्रोपेगेंडा के लेवल पर भी लड़ रहा है। रिलायबल न्यूज़ सोर्स से खबरें सुनिए और इस बात के लिए मुतमईन रहिए, भरोसे में रहिए कि हमारी सेनाएं ऐसे हर कायराना हमले का भरपूर जवाब देंगी, नहीं दे रही हैं एक्टिवली। और उसी क्रम में F-16 को गिराया गया है। ये अब तक के अपडेट हैं। दरअसल जिस अंदाज से इस पाकिस्तान के हमले की आशंका थी कि वो जवाबी कार्रवाई करेगा, उससे भी बड़े पैमाने पर तैयारी थी उस हमले को विफल करने की। हमने देखा कि एक मुश्त पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल के क्षेत्रों के साथ साथ जम्मू, आरएसपोरा, इंटरनेशनल बॉर्डर जो है सांबा और पठानकोट, यहां पर भी जो है न सिर्फ रॉकेट से बल्कि ड्रोन से भी कोशिश की पाकिस्तान ने। और उस बीच जो है अधिकतर ड्रोन्स जो पाकिस्तान की तरफ से जो उनको ईरान से मिले हैं, उन ड्रोन्स में से अधिकतर को मार गिराया गया है। अभी तक ये जो है एहतियात के तौर पर पूरे जम्मू शहर में जो है बिजली बंद कर दी गई है। और यहाँ पर जो ये तो जम्मू का हुआ, यहाँ कश्मीर के भी जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, चाहे गुलमर्ग सेक्टर हो, नवगाम सेक्टर हो, कुपवारा सेक्टर का करना इलाका हो जो बिल्कुल नियंत्रण रेखा से सटा है, जहाँ कल भी गोलीबारी हुई थी, वहाँ पर भी आर्मी के इंस्टॉलेशंस को पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन से जो है कोशिश की जा रही है उन पर अटैक करने की। लेकिन फिलहाल अभी तक कोई बड़ा नुकसान जो है भारत की तरफ से भारत में नहीं हुआ है। चाहे जम्मू की बात करें, चाहे पठानकोट की बात करें, चाहे सांबा की बात करें, चाहे आरएसपोरा की बात करें। और सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि पठानकोट के डीआईजी का कहना है कि पठानकोट की एयरबेस जो है वो सेफ है, यानी वो सुरक्षित है। पठानकोट की एयरबेस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वही एयरबेस अधिकतर राफेल जहाजों के लिए, जो कि लड़ाकू जहाज है, उसके लिए इस्तेमाल की जा रही है। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। Brought to you by Sensodyne K, Candid and Higher. SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं की तर्ज पर पाकिस्तान की हर हरकत का जवाब दिया जा रहा है। 7 और 8 मई की दरमियानी रात कुछ खबरें तैर रही थी। बॉर्डर से लगे भारतीय राज्यों में कुछ गतिविधियां दिख रही थी। ऐसा कहा गया कि पाकिस्तान ने अमृतसर सहित कुछ और शहरों में हवाई हमले की कोशिश की। यहाँ के मक्खन विंडी गांव में एक पाकिस्तानी मिसाइल का मलबा भी बरामद हुआ, लेकिन तस्वीर साफ नहीं हो रही थी। ये साफ हुई
8 मई की दोपहर 2:30 बजे जब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी ने रक्षा मंत्रालय के हवाले से एक प्रेस रिलीज जारी की। इसमें बताया कि बीती रात पाकिस्तान ने भारत की 15 जगहों को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसमें सैन्य ठिकानों वाले शहर भी शामिल हैं। भारत ने रूस से खरीदे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए इस हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। प्रेस रिलीज में उन इलाकों के नाम भी बताए गए जहां पर भारत के ये सैन्य ठिकाने स्थित हैं। अवंतीपोरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जलंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज। आपने देखा होगा कि ये ठिकाने जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और उसके बाद राजस्थान और गुजरात में स्थित है। पीआईबी की तरफ से बताया गया था कि कैसे पहले आतंकी ठिकाने निशाने पर थे। जब हमने हमला किया, सैन्य ठिकानों को हमने पहले राउंड में नहीं छुआ, लेकिन पाकिस्तान ने मिसाइलों और ड्रोन से भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की। जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर उनके एयर डिफेंस रडार को टारगेट किया और लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को नेस्तनाबूद कर दिया। हम उकसावे वाली कार्रवाइयों में यकीन नहीं रखते, न ऐसे कदम बढ़ाते हैं, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब पाकिस्तान की तरफ से ऐसे हमले ना किए जाएं। दोपहर में ये विज्ञप्ति आई जिसका मजमून मैंने आपको बताया, और शाम तक विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस संदेश को और स्पष्ट किया गया। After effects of these strikes, including the funerals for the terrorists that were held yesterday, I think a lot of you have seen the reports and the coverage on media. If only civilians, if any civilians were killed in these attacks, I wonder what message this picture actually sends to all of you. This is a question that is worth asking. रक्षा मंत्रालय की प्रेस रिलीज में जिक्र था डिफेंस सिस्टम का। मीडिया में आया एक कीवर्ड S-400, आज के दिन का हीरो। भारत के इस प्रहरी के बारे में आपको एक छोटा सा एक्सप्लेनर देते हैं, उसके बाद उन धमाकों के बारे में बताएंगे जो पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में हुए। S-400 ये सिस्टम 400 किलोमीटर की दूरी तक एयरक्राफ्ट, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल जैसे खतरों से निपटने में सक्षम है। यानी आसमान में जहां पर ये स्थित है, ये बैटरी S-400 की 400 किलोमीटर तक अगर कोई भी ऑब्जेक्ट घूम रहा है, कोई भी चीज़ घूम रही है जो हमारे या हमारे देशवासियों की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकती है, तो ये उसे ट्रैक कर सकता है, लॉक कर सकता है और नेस्तनाबूद कर सकता है। S-400 में एक उन्नत रडार लगा है जिसे 91N6E रडार कहते हैं। ये एक वक्त में 600 किलोमीटर की दूरी से 300 खतरों को एक साथ ट्रैक कर सकता है। इस एयर डिफेंस सिस्टम का दूसरा हिस्सा है इसका कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट। ये एक ट्रक पर इंस्टॉल होता है, सारे कमांड यहीं से दिए जाते हैं। इसके बाद आता है इंगेजमेंट रडार। इसके जरिए टारगेट पर सटीक हमले किए जाते हैं। S-400 में 4 तरह की मिसाइल्स का इस्तेमाल होता है। पहली शॉर्ट रेंज मिसाइल यानी 40 किलोमीटर तक की रेंज की, फिर मीडियम रेंज मिसाइल यानी कि 120 किलोमीटर तक की रेंज की, तीसरी लॉन्ग रेंज मिसाइल जिनकी रेंज होती है 250 किलोमीटर तक, और फिर सबसे ज़्यादा रेंज है 400 किलोमीटर तक की। रूस के साथ इसकी खरीद डील को साल 2018 में आखिरी रूप दिया गया था। ऐसे 5 सिस्टम्स की डील भारत ने $5.43 बिलियन, हिंदी में बताता हूं 46,000 करोड़ रुपए में हमने ये डील की थी। S-400 के अलावा भारत के एयर डिफेंस सिस्टम में और भी कई किस्म के इक्विपमेंट्स और सिस्टम है, मसलन पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, MRSAM, स्पाइडर, समर इत्यादि। इन सब के साथ भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की दुनिया में एक अलग पहचान है। अब आते हैं बीती रात पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में हुई हलचल पर। रॉयटर्स और एसोसिएटेड प्रेस जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसियों ने इस बारे में विस्तार से रिपोर्ट की। लाहौर, गुजरावाला, चकवाल, रावलपिंडी, बहावलपुर, सियालकोट और कराची जैसे शहरों में ड्रोन गतिविधियां देखी गई। कई जगहों पर धमाके भी सुने गए। पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से ड्रोन गतिविधियों की स्वीकारोक्ति भी आई। शेष काम पुष्ट अपुष्ट वीडियोस और रीलबाजों ने संभाले रखा। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते मिले कि बीती रात भारत के ड्रोन्स पाकिस्तान में घुस आए और दावा किया कि पाकिस्तान ने इन्हें नष्ट कर दिया, लेकिन एक ड्रोन लाहौर के सैन्य ठिकाने को निशाना बनाने में सफल रहा। इस हमले में
पाकिस्तान के 4 सैनिक घायल भी हुए। ये वो जानकारी है जो पाकिस्तान कबूल कर रहा है, क्योंकि अपुष्ट सूत्र तो और भी ज़्यादा के नुकसान की बात कर रहे हैं। और जब पाकिस्तान का मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ये शेखी बगाड़ रहा है कि हमने ड्रोन ट्रैक कर लिए, तो पाकिस्तान की जनता भी उनसे पूछ रही है, पहले ये बताओ कि ये ड्रोन यहाँ तक आए कैसे। बहरहाल पाकिस्तान ने इन ड्रोन्स को भारत का बताया, हालांकि भारत की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई, ना ही सीधे तौर पर इनकार किया गया। रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह जरूर कहा गया कि लाहौर के एक एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया गया है। अब पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि 6 और 7 मई की दरमियानी रात भी भारतीय मिसाइलों ने पाकिस्तान की एयर डिफेंस को भेद कर सटीक हमला किया था। पाकिस्तानी एयर डिफेंस की कमजोरी अब उजागर हो गई है। पाकिस्तान से एक और खबर आई। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने आतंकवादी मसूद अजहर के भाई रऊफ असगर और उसके सहयोगियों को मार गिराया है। लश्कर कमांडर रऊफ फ्लाइट IC-814 और यहूदी अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल की बर्बर हत्या का मास्टरमाइंड था। 2001 के संसद हमले और 2016 के पठानकोट आतंकवादी हमले में भी उसकी संलिप्तता थी। साल 2010 में अमेरिका ने रऊफ को ग्लोबल टेररिस्ट वाली लिस्ट में डाला था। बाद में भारत ने UN में इस तरह के प्रयास किए, लेकिन चीन बार बार इन कोशिशों पर वीटो करता रहा था। बात आतंकियों की सफाई की हो रही है, तो थोड़ा और विस्तार देते हैं। दिल्ली चलते हैं। दिल्ली में 8 मई के दिन केंद्र सरकार के बुलावे पर सर्वदलीय बैठक हुई, जहां सरकार ने विपक्ष समेत सभी दलों के प्रतिनिधियों को ब्रीफ किया। केंद्रीय मंत्रियों राजनाथ सिंह, अमित शाह, S जयशंकर, JP नड्डा और निर्मला सीतारमण ने केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व किया। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए। सपा की तरफ से रामगोपाल यादव, TMC की तरफ से संदीप बंदोपाध्याय और DMK की तरफ से TR बालू का नाम, ये मुख्य नेता हैं जो सामने आए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत 100 से ज्यादा आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया है। वहीं संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, पूरा विपक्ष सरकार के साथ है और ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। कुछ इंक्वायरीज, कुछ इंफॉर्मेशन मांगे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा है कि ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है, इसलिए पूरे एक घटना को अलग से ब्रीफिंग या अलग से उसको प्रेजेंटेशन करना सही नहीं है, क्योंकि घटना चल रही है, आप सबको मालूम है, इसलिए उसको उस तरीके से ब्रीफिंग नहीं होते हैं। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का ब्रॉड कंसेंसस के लिए ये बैठक था, इसलिए वैसे ही बैठक चली और संपन्न हुआ। दिल्ली की थोड़ी सी बात और करते हैं, जहां से पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए भी घेरा जा रहा है। इस समय सऊदी अरब के विदेश मंत्री अदल अल जुबैर भारत आए हैं। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने 8 मई को उनसे मुलाकात की। द हिंदू से जुड़े कल्लोल भट्टाचार्य जी की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी मंत्री का ये दौरा अचानक हुआ। वो भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच आए हैं। जयशंकर ने उनके सामने भारत का पक्ष रखा, आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने के लिए कहा। अल जुबैर ने इस पर सहमति जताई। S जयशंकर ने 8 मई के दिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से भी मुलाकात की। कुल जमा कोशिश ग्लोबल बिरादरी के सामने पाकिस्तान का असली चेहरा बेनकाब हो। पहलगाम हमले के बाद से ही इसकी कोशिशें हो रही हैं। 23 अप्रैल से 8 मई के बीच भारत ने डिप्लोमेटिक लेवल पर ये सब कदम उठाए। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, मॉरिशस, नीदरलैंड, UK और श्रीलंका के राष्ट्राध्यक्षों से बात की। विदेश मंत्री S जयशंकर ने UAE, ईरान, जापान, इटली, फ्रांस और इजराइल के विदेश मंत्रियों से। UNSC की बैठक से ठीक पहले भारत ने सिएरा लियोन, अल्जीरिया, गियोना, स्लोवेनिया, ग्रीस, पनामा और साइप्रस के प्रतिनिधियों से बात की। इस बातचीत में UNSC यानी यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान को घेरने की योजना बनाई गई और जब बैठक हुई तो पाकिस्तान पर कड़े सवाल उठे। कूटनीति से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण जानकारी 8 मई को आई। द हिंदू की सुहासनी हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 में से 13 सदस्यों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। पाकिस्तान भी सुरक्षा परिषद का फिलहाल अस्थायी सदस्य है, लेकिन भारत ने उसे ब्रीफ नहीं किया। मिस्री ने सदस्य देशों को बताया कि बर्बर पहलगाम हमले के जवाब में भारत ने लक्षित और संयमित कार्रवाई की है। भारत का लक्ष्य किसी भी तरह की उकसावे वाली कार्रवाई करना नहीं है। दर्शक लक्षित यानी टारगेटेड, संयमित यानी रिस्ट्रेंड और उकसावा नहीं यानी डी एस्केलेशन, ये बात बार बार सुन रहे हैं। कोशिश भी यही सुनाने की है, तभी तो डिप्लोमेसी की इन तमाम कोशिशों का असर पड़ रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं एक्सपर्ट। पाकिस्तान तो पहले से ही काफी अलग थलग है उसके पास, मगर उनके पास एक सपोर्ट बेस बहुत बड़ा है जो वहाँ पे चाइना का है। चाइना के सपोर्ट बेस से वो सारी जो कुछ भी हो रहा है, उनको फॉरेन वेपन्स भी मिले हैं और सप्लाई उनकी बनी हुई है और UN जनरल असेंबली में भी चाइना उनको सपोर्ट कर रहा है। बाकी कोई देश उनके साथ नहीं है और चाइना की बहुत अच्छी छवि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में नहीं है। चाइना एक इकोनॉमिक पावर जरूर है, मगर एक बड़ा रिस्पेक्टेड देश की हैसियत नहीं रखता। जिन्होंने सभी देशों ने भारत का समर्थन किया और सब चाहते भी हैं कि आतंकवाद बंद होना चाहिए
ये काउंटर प्रोडक्टिव है पाकिस्तान की, मगर समझ में नहीं आता। और बहुत से लोगों का तो मानना ये भी है कि ये चाइना की और पाकिस्तान की मिली भगत भी होती है, क्योंकि चाइना नहीं चाहता और पाकिस्तान भी नहीं चाहता कि भारत की इकोनॉमी या इकोनॉमिक डेवलपमेंट या जिस तरीके से हो रहा है वो ना हो, बल्कि भारत इंटरनल प्रॉब्लम में फंसा रहे। इसीलिए बार बार कश्मीर में और फिर उसके बाद अब ये इस तरह के बड़े अटैक उन्होंने शुरू किए हैं। तो पाकिस्तान की मुझे नहीं लगता कि बहुत छवि हो। खुद सऊदी अरेबिया जो उनका सबसे बड़ा पैट्रन देश होता था, वो कहता है कि अब पाकिस्तान जो है वो एक जो है जब देखो पैसा मांगता रहता है, लगता है कि उसको आदत पड़ गई है पैसा मांगने की। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। तो ये था भारत के कूटनीतिक प्रयासों का पूरा हिसाब। अब कुछ और बातें। ऊपर हमने आपको सर्वदलीय बैठक के बारे में बताया, जिसमें विपक्ष ने सरकार को भरपूर समर्थन देने की बात कही, पर कुछ चिंताएं भी जताई। चिंताएं जो बौखलाए हुए पाकिस्तान की गोलीबारी से जुड़ी हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान भारत के रिहायशी इलाकों को खासतौर पर LOC के पार निशाना बना रहा है। सीमा से सटे कुपवाड़ा, बारामूला और उड़ी जैसे जिले भी दंश झेल रहे हैं। कुछ इलाके इंटरनेशनल बॉर्डर के पार हैं, कुछ LOC के। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पाकिस्तान की गोलाबारी में अब तक 16 भारतीयों की दुखद मृत्यु हो चुकी है। इसमें 3 महिलाएं, 5 बच्चे भी शामिल हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान पुंछ में हुआ। विदेश मंत्रालय ने पुंछ में सेना के एक जवान समेत 14 नागरिकों की मौत की पुष्टि की। इन निर्दोष लोगों के नाम आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। जान गंवाने वालों में 14 साल की जोया और 12 साल का जैन खान भी दोनों भाई बहन थे। उनके पिता रमीज़ खान घायल हुए। वहीं 7 साल की मरियम खातून काजी मोहल्ला में अपने घर के आंगन में बैठी थी जब गोला गिरा और उनकी जान चली गई। पाकिस्तान अपनी वहशियत में मासूम बच्चों को भी नहीं बख्श रहा। इस गोलीबारी में लांस नायक दिनेश कुमार वीरगति को प्राप्त हुए। 32 साल के दिनेश कुमार हरियाणा के पलवल के रहने वाले थे। पाकिस्तान की गोलाबारी के दौरान दिनेश अपने कुछ साथियों के साथ जवाबी फायरिंग कर रहे थे। उसी वक्त एक गोला उनके सामने गिरा, जिसमें ब्लास्ट होते ही दिनेश और उनके 4 साथी बुरी तरह घायल हुए। इलाज के दौरान दिनेश वीरगति को प्राप्त हुए। उनके पार्थिव शरीर को पलवल में उनके गांव मोहम्मदपुर में लाया गया, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी समेत तमाम अफसरों ने उनकी वीरता और बलिदान को सलाम किया और श्रद्धांजलि दी। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी सुनील रहार की रिपोर्ट के मुताबिक दिनेश के पिता राम कुमार ने कहा, उनके 2 बेटे पहले से सेना में हैं और वो दिनेश के बेटे को भी सेना में भेजकर उसके सपनों और विरासत को आगे बढ़ाएंगे। दिनेश 5 भाइयों में सबसे बड़े थे। उनके 2 छोटे भाई कपिल और हरदत्त अग्निवीर के तौर पर सेना में भर्ती हैं और दिनेश की पत्नी सीमा वकील है। पुंछ से कुछ और अपडेट है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी अरुण शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक पुंछ में लोग डर के चलते घर छोड़कर सुरक्षित जगहों जैसे चंदक, लसाना, सनई और सथरा जा रहे हैं। प्रशासन ने इन जगहों पर रहने की व्यवस्था की है। पाकिस्तान की गोलीबारी से रिहायशी इलाकों में घरों की खिड़कियां टूट गई हैं, दीवारों में दरारें हैं और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। इधर राजौरी के सीमावर्ती गाँव में लोग डर के मारे रात में ही घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए। कई लोग परिवार और मवेशियों को लेकर गए। न्यूज एजेंसी NI के मुताबिक आज सुबह कुछ लोग घर लौटे। उन्होंने बताया कि गोलीबारी से उनके घरों को बहुत नुकसान हुआ है। जो शेलिंग कल हुई है उसमें मैं आपको बताता हूँ, सिटी जो है उन्होंने सिटी का कोई इलाका नहीं छोड़ा, क्योंकि पहले वो हिट करते थे जहां पे साथ में आर्मी थी। कल उन्होंने क्या किया, सुक्के कट्टे का इलाका, उसके नीचे पुलिस लाइन, उसके नीचे BED कॉलेज, गुरुद्वारे को भी नहीं। हाँ, मैं आपको वही सारा बता रहा हूँ। उसके बाद आप ये वाला देख लो, ये इंसिडेंट बाहर आप देख सकते हो, वो दुकान के ऊपर। फिर उसके बाद गीता भवन के ऊपर, गुरुद्वारे साहिब के ऊपर जो हुआ, उसके बाद आला पीर वाली साइड, उन्होंने पूरी सिटी को क्या किया, कवर किया। पुंछ के गुरुद्वारा सिंह साहिब को भी नुकसान पहुंचा, जिसमें सिख समुदाय के 5 लोग मारे गए। रिपोर्ट में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह के हवाले से लिखा है कि एक दरवाजा और कुछ शीशे टूटे, लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा, 1971 के युद्ध के बाद पहली बार इतनी भारी गोलीबारी हुई, पूरा शहर निशाने पर आ गया। जब पुलवामा हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तब पुंछ के बाहर बेतर नाले के पास 2-3 गोले गिरे थे, लेकिन इस बार गोले शहर के अंदर रिहायशी इलाकों में गिरे। सुरक्षा कारणों के चलते जम्मू संभाग के सांबा, कठुआ, राजौरी और पुंछ में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। ये आदेश 8 मई तक के लिए है। इधर कश्मीर डिवीजन के बारामूला, कुपवाड़ा और गुरेज में भी स्कूल बंद हैं। अवंतीपोरा और श्रीनगर हवाई अड्डे के आसपास के स्कूल भी सुरक्षा कारणों से बंद हैं। जम्मू, श्रीनगर और लेह के हवाई अड्डों पर उड़ानें, सिविलियन उड़ानें रोक दी गई हैं।
ये तो हुई जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती ज़िलों की बात, लेकिन पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले पंजाब और राजस्थान के ज़िलों में भी एहतियात बरती जा रही है। पंजाब के तरन तारण में 8 मई से 11 मई तक ज़िले के सभी स्कूलों को बंद रखने का निर्देश है। फिरोजपुर में अगले 72 घंटों तक और फाजिल्का में अगले आदेश तक स्कूल बंद। पठानकोट, अमृतसर, गुरदासपुर में भी 8 मई तक स्कूल बंद है। अमृतसर में भी ब्लैकआउट लागू किया गया, लोगों से घर में रहने और लाइट बंद रखने की अपील की। इसके अलावा राजस्थान के जोधपुर में 8 मई से सभी स्कूल कॉलेज अगले आदेश तक बंद रहेंगे। बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर में भी 12वीं तक के स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और मदरसे बंद कर दिए गए हैं। हम सीमावर्ती इलाकों में मौजूद भारतीयों की सुरक्षा की कामना करते हैं। भारतीय सेनाएं क्या कर रही हैं ये भी बता देते हैं। इस शेलिंग का पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। उनके आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया है और अब उनकी सेना भी रिस्पॉन्स पा रही है हमारी तरफ से। रक्षा मामलों से जुड़े एक्सपर्ट भारत के इस रुख पर बने रहने की बात कर रहे हैं। मसलन भारत की विदेश नीति के जानकार हैप्पी मंजैकब, उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स में एक लेख लिखा। क्या कहा? भारत ने साफ कर दिया कि वो आतंकी हमलों का सैन्य जवाब देगा, चाहे इसके नतीजे कुछ भी हों। यह आतंकवाद के खिलाफ भारत की नई और सख्त नीति है। भारत का कहना है कि अगर दुनिया शांति चाहती है तो उसे पाकिस्तान पर दबाव डालना चाहिए कि वो आतंकवाद को रोके, न कि भारत को जवाब देने से रोके। भारत अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव को मायने में नहीं लेता है। उसे हर बार पाकिस्तानी संलिप्तता के सबूत देने की भी जरूरत नहीं है। गोलीबारी बढ़ने से भारत को एलओसी और कश्मीर में ज़्यादा सैन्य तैनाती करनी पड़ सकती है। इसी तरह से नई दिल्ली के सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में प्रोफेसर ब्रह्मचेलानी ने दैनिक भास्कर में एक लेख लिखा। उनके सुझाव, भारत का पक्ष मजबूत है, बस चीन से सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि चीन पाकिस्तान को कवर देता रहता है। हमले के बाद भी चीन पाकिस्तान की तरफ खड़ा नजर आ रहा है। उसने पाकिस्तान के कथित काउंटर टेररिज्म प्रयासों की तारीफ भी की है। किसी बड़े संघर्ष की स्थिति में भारत चीन और पाकिस्तान जैसे परमाणु हथियार संपन्न देशों के बीच फंस जाएगा, लेकिन भारत को अपने रुख पर अड़े रहना है। पाकिस्तान और चीन का गठजोड़ भारत के लिए एक बड़ा खतरा है। पाकिस्तान के आतंकी हमलों और डोकलाम से लेकर लद्दाख में चीन के दुस्साहस ने इसमें कोई शक नहीं छोड़ा है। रिटायर्ड इंडियन एम्बेसडर जावेद अशरफ, उन्होंने भी इंडियन एक्सप्रेस में 3P प्लान पर जोर दिया। प्रिडिक्ट, प्रिवेंट एंड परसुएड। ये प्लान क्या है, समझते हैं। आतंकी हमलों को भांपने के लिए केवल हाईटेक निगरानी या पाकिस्तान की गतिविधियों पर नजर रखना काफ़ी नहीं है। कश्मीर के हर गांव में लोगों का भरोसा जीतना ज़रूरी है, ताकि वे आतंकियों का साथ ना दें। आतंकी हमलों को रोकने के लिए एक अच्छी तरह से ट्रेन, तेज़ी से काम करने वाली और आधुनिक हथियारों से लैस फोर्स चाहिए, जिसके पास हाईटेक ड्रोन से लेकर तमाम आधुनिक उपकरण हों। भारत को अपनी बढ़ती वैश्विक ताकत का इस्तेमाल करके दुनिया को ये समझाना होगा कि जम्मू कश्मीर पर भारत का पक्ष ही सही है और आतंकवाद का समर्थन करने के लिए पाकिस्तान को सज़ा मिलते रहनी चाहिए। ये थी एक्सपर्ट्स की दलीलें जिनके जरिए पाकिस्तान को अलग थलग किया जा सकता है। भारत सरकार और तमाम एजेंसियां इन प्रयासों में लगी हैं। इन सब के बीच दिल्ली में बैठकों का दौर भी जारी है। इन सब के बीच देर शाम तक भारतीय सेना की गतिविधियां, मीटिंग, सरकार की गतिविधियां जारी हैं। मसलन दिल्ली में देर शाम आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इंडियन आर्मी की आगे की स्ट्रेटजी पर चर्चा हुई। पाकिस्तान को इस बार सस्ते में नहीं छोड़ा जा रहा, काम अधूरा नहीं रहेगा। वैश्विक मंच हो या आपसी समन्वय, भारत हर क्षेत्र में बारीकी से अपनी पकड़ बनाए है। अपने एक्शन को स्वीकारने के साथ जस्टिफाई करना भारत को फ्रंट फुट पर रख रहा है। साथ के साथ हर कदम पर पाकिस्तान के झूठ और बर्बरता को भी एक्सपोज करने की रणनीति उसे कहीं पाकिस्तान को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ रही। चिंता बस इस बर्बर पड़ोसी की बौखलाहट की जद में आ रहे मासूम नागरिकों की है, क्योंकि भारत अपने नागरिकों को सिर्फ आंकड़ों के तौर पर नहीं देखता। कोलेटरल डैमेज तरीके, सस्ते शब्दों के नीचे मौत की भयावहता को नहीं छिपाता। पाकिस्तान से अगर 26 मौतों का हिसाब लिया जा रहा है तो उन मौतों का भी लिया जाएगा जो इस एक्शन के दौरान हो रही है। आज का लंदन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना, अपनों का, अपने देश के सशस्त्र बलों का सबका खूब ख्याल रखिए, प्रार्थना करिए, चिंता करिए और सजग रहिए खबरों के प्रति भी। शुक्रिया, शुभ रात्रि।